प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, आज सभी से बोल रहा हूँ। और क्लास 12 के सभी बच्चों को हमसे जोड़ने की कोशिश करिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हम समाकलन के भी नाम से जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर आप तो फिजिक्स के टीचर हैं, मैथ के टॉपिक पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स से ही मैथ बनी है। तो मैथ के अंतर्गत जो आपको इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ने को मिलता है वो हमारा फिजिक्स से भी रिलेटिव है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे इंटीग्रेशन का फिजिक्स में रोल क्या है, जैसे ही बच्चा कोई 11th क्लास में इंटर करता है और उसे फिजिक्स पढ़ने को मिलती है तो सबसे पहले जैसे ही वो टॉपिक देखता है इंटीग्रेशन, वो परेशान हो जाता है कि ये सर क्या धमाल है, क्या बवाल है। क्योंकि जो इंटीग्रेशन पढ़ रहा है मैथ लिए उसके लिए तो आसान है, लेकिन बेचारा बेटा जो बायो लिए हुए उसके लिए उतना ही कठिन है। तो सबसे पहले आज हम लोग आपके डर को खत्म करने वाले हैं। इंटीग्रेशन को लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि इंटर की क्लास में इंटीग्रेशन की सिर्फ 4-5 कॉन्सेप्ट लगती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। यह एक ऐसी विधि है, जी हाँ सुन पा रहे हैं आप हमें, यह एक ऐसी विधि है, स्क्रीन पे लिखा हुआ मत पढ़िए, हमारी बात सुनिए। यह एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हमारे बड़े से काम को, जो ना हो सकने वाले काम को कर सकता है। बाल सर में कितने बाल है गिन पाओगे? नहीं ना? तो ध्यान दो, सुनो हमारी बात को। कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आपके पिताजी को बाजार में सब्जी लेने के लिए भेजती है। तो आपकी मम्मी ने जब आपके पिताजी को सब्जी लेने के लिए बाजार में भेजा होगा तो उन्होंने कहा 4 किलो आलू, 4 किलो प्याज, 4 किलो लहसुन, 4 किलो खीरा, सारा कुछ ले आओ। और सबकी कीमत अगर 2-2 रुपए किलो है, आपके पापा लेके आ गए, तो आपके पापा ने आपकी मम्मी को सामान घर पे आके दे दिया, तो क्या होगा? आपके पापा उस सामान को जैसी मम्मी को देते हैं तो मम्मी फिर से शुरू, ठगाए होगे बाजार में, हमें पता है। कितने का ले आए होगे, कितने रुपए का ले आए होगे, कैसे ले आए होगे, हिसाब लेंगी। और फटाक से जैसे ही पापा ने बताया ये 2 रुपए किलो, ये 2 रुपए किलो, ये 2 रुपए किलो, आपके पापा ने जैसे ही बताया आपकी मम्मी ने तुरंत घोड़ा भाग करके दे दिया। 16 रुपए का सामान हुआ, लाओ बचे हुए रुपए 4 वापस करो। ऐसे ही अब सोचिए कि यदि आपके पिताजी को बाजार भेजा गया, पिताजी को नहीं आपको अगर बाजार भेजा गया और आप कलाकार नंबर 1 हो, आप बाजार में अगर सब्जी लेने के लिए गए और आप भले ही सब्जी 2-2 रुपए किलो वाली ले आए, घर में आके 4 रुपए, कोई 3 रुपए, कोई 2 रुपए, कोई 8 रुपए, ऐसे उल्टा सीधा रेट बता के आप उन पैसों को बचा लेते हो। तो ऐसी साजिश आपने मम्मी के साथ की, वहीं पे मम्मी आपकी कैलकुलेशन में फंस जाएंगी। क्योंकि आपने लहसुन 4 रुपए किलो खरीदा, घर में बता दिया 3.5 रुपए किलो। आपने प्याज 9 रुपए किलो खरीदा, आपने बता दिया 9.25 किलो रुपए। इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन के नंबर सबके अलग अलग है और हार्ड कैलकुलेशन होगी। ऐसी गणनाओं को करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए एक समाकलन विधि का जन्म हुआ। आपसे कह दिया जाए कि 1 कुंटल गेहूं में दाने बताओ, क्या गिन पाओगे? आपसे कह दिया जाए 1 कुंटल चावल में दाने बताओ, चावल के कितने दाने गिन पाओगे? आपसे अगर कह दिया जाए एक व्यक्ति के सर में बाल बताओ तो क्या गिन पाओगे? इसीलिए समाकलन विधि का प्रयोग हुआ है, हम समाकलन से गिन सकते हैं। देखो कैसे, देखो बात को समझो बेटा। जैसे आपकी माता जी ने आपके पिताजी से कहा कि आलू लेके आओ, 4 किलो आलू 2 रुपए में लेके आए, कितने रुपए हुए बेटा? 8। ऐसे प्याज बोला 4 किलो प्याज 2 रुपए में लेके आए, 2 रुपए प्रति किलो, तो कितना हुआ? 8। गोभी लेके आए 4 किलो, 2 रुपए में मिली तो रुपए कितने हुए? 8। सोयाबीन लेके आए 4 रुपए किलो में, तो कितना हुआ? 8। टोटल बेटा रुपए आपकी मम्मी एक्सपर्ट थी, 16, 24, 32, टोटल 32 रुपए हुए। 40 मम्मी ने दिए थे, मारपीट करके लोहा लंगड़ से 8 रुपए छीन लिए जाएंगे, साजिश करके वापस ले लिए जाएंगे। वहीं अगर आप बाजार गए हो तो आप साजिश की दुनिया के बादशाह हो। आपने बताया कि आलू हम लाए बाजार से, 4 रुपए प्रति किलो मिले और टोटल 8 रुपए, 4 किलो आलू 8 रुपए प्रति किलो मिले। आपने बताया 32 रुपए के आलू। फिर प्याज आपका 2 किलो ले आए, 3 रुपए प्रति किलो मिला, तो कितने हुए? 6 रुपए। यहां तक तो आप एक्सपर्ट थे, लेकिन आप जानते हो मम्मी आपकी आपसे भी एक्सपर्ट, आपने फिर से रायता फैलाना शुरू कर दिया। अब आपने कठिन कठिन बताया, लहसुन आधा किलो लाए 3.5 में, आपकी मम्मी अटक जाएंगी। आपने बताया सोयाबीन लेके आए, कितना लेके आए बेटा? सोयाबीन 3 सही 1/4 किलो लेके आए, 3 सही 1/9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपकी मम्मी कैलकुलेशन में अटकी रह जाएंगी, ना वो गुणा कर पाएंगी और ना आपसे रुपए वापस मांग पाएंगी। वो यही बोलेंगे हाँ हो गए होंगे खर्च। बात समझ में आई? हार्ड कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए जिसका जन्म हुआ उसको ही तो इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो कैसे,
1 किलो में आलू कितने हैं आप गिन लोगे, 10 है कि 15 है कि 20 है। 1 किलो में प्याज कितना है, संख्या कितनी है, प्याज के कितने पीस है गिन लोगे। 1 किलो में 1 किलो लौकी के पीस, 1 किलो में अगर 2 लौकी छोटी छोटी चढ़ जाती तो गिन लोगे। यानी कि आप उनकी क्वांटिटी बता सकते हो। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 1 कुंटल में गेहूं के दाने कितने होंगे, 1 कुंटल में चावल के कितने दाने होंगे, 1 कुंटल में सरसों के कितने दाने होंगे, एक व्यक्ति के सर में बाल कितने होंगे, नहीं बता पाओगे ना। इसलिए बेटा इसका जन्म हुआ है इंटीग्रेशन का। अब सुनो इंटीग्रेशन वो करता कैसे है। जैसे 1 कुंटल गेहूं में दाने ना गिन के मूर्खता है, आप 1 किलो गेहूं में गेहूं के दाने गिन लो, फिर दूसरे 1 किलो में, फिर तीसरे 1 किलो में, फिर चौथे 1 किलो में। यही तो तरीका अपनाओगे सबसे सरल वाला, फिर सबको जोड़ते घूमोगे। अरे बुद्धिमान व्यक्ति, एक काम करो ना, एक बार ही गिन लो 1 किलो गेहूं में 100 का गुणा कर दो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ मैथमेटिकल विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यह समाकलन से जुड़ी हुई एक ऐसी विधि है जिसको हम सबसे आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम पहले वाली ही अपनाएंगे, आप जिद को छोड़ दीजिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। 1 कुंटल गेहूं में कितने दाने, इसको पता लगाने के लिए आप प्रत्येक किलो में दाने गिनो, ढेर लगाओ और सबके दानों को फिर बाद में जोड़ते रहो। इतनी लंबी कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। ये कैलकुलेशन तो आपकी माता जी ही कर सकती है, लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। कैलकुलेशन में आपको ये कतई नहीं बताना है। आप सीधा करो ना, 1 किलो गेहूं में दाने गिनो, 100 का गुणा कर दो। बेटा यही विधि तो समाकलन विधि है। आपको फिजिक्स में रुमाल ये है, साफ कर देते हैं। आपको फिजिक्स में अक्सर ये बोला जाता है कि एकांक क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल, उतना क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल, पूरे के लिए क्षेत्रफल, थोड़ा क्षेत्रफल, बहुत क्षेत्रफल। आपसे बोला गया एक इतना भाग है, इस प्रकार से इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ए है, तो बताओ बेटा इतने क्षेत्रफल के कारण फलाना मान और ढिकाना मान होगा। तो मतलब क्या होता है कि हम पूरे भाग की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इतने इतने इसके बॉक्स बनाओ, तो ऐसे जितने भी बॉक्स बनेंगे, बात समझो, एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पतम क्षेत्रफल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और इसी अल्पतम क्षेत्रफल के अनुसार इसके जितने क्षेत्रफल बनाए जा सकते हैं अल्पतम अल्पतम, हम सबको जोड़ दें अलग अलग। एक ये तरीका है हमारे पास, लेकिन इससे बड़ा प्रमूरक कौन होगा। सीधा करो ना, फिर पूरे के क्षेत्रफल का गुणा कर दो, अल्पतम क्षेत्रफल का मान निकालते हैं, फिर अल्पतम के बाद कुल क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं। सरल भाषा में समाकलन की कोई परिभाषा सीधी सी है, आप समझ सकते हो। समाकलन का प्रयोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम अल्पतम क्षेत्रफल का मान निकालते हैं, इस अल्पतम क्षेत्रफल के अनुसार उसकी सतह के कुल भाग के क्षेत्रफल का मान रख के गुणा करके कुल आंसर निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति के सर में बाल कितने नहीं गिन पाओगे, लेकिन सर के छोटे हिस्से में बाल कितने गिन के उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका जो टोटल उसकी परिधि व्यास जो भी है सबका मल्टीप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो कि पूरे सर में बाल कितने। इसलिए याद रहे, आवश्यकता है एक सही विधि की और एक सही मेथड की। फिर से बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको समाकलन को किस प्रकार से महत्व देना है। समाकलन का फिजिक्स में रोल सिर्फ इतना सा है, कुछ बेसिक जानकारियां, 2-3 कॉन्सेप्ट केवल लागू होती है। एक, जैसे कहीं लिखा हुआ समाकलन का बेटा चिन्ह ये होता है, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कई जगह आपने लिखा देखा होगा इस प्रकार से इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ पे बेटा एक बंद सतह बना देते हैं जिसको हम रिंग भी पढ़ लेते हैं, जिसको हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं। यानी इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, इसमें बंद सतह बना के भी इसको प्रयोग कर लेते हैं। कई बार आपने ऐसा लिखा देखा होगा, यहाँ पे θ1 यहाँ θ2, इसको हम लिमिट बोलते हैं। लिमिट मतलब एक सीमा, यह नियम एक दायरे के अंतर्गत काम करता है। जैसे गिनती तो 1 से 100 तक होती है, हमने नहीं पूछी, हमने 1 से 50 तक पूछी, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी बेटा 1 to 50। बात समझ में आई। गिनती तो 100 तक है, लेकिन आपसे हमने पूछी 70 से 90 तक, तो ये लिमिट है कि ये नियम इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कहाँ है, एक सीमा के दायरे के लिए, एक निश्चित मान के लिए। अच्छा, इसके बाद भी अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं कि इंटर में रोल क्या है फर्स्ट ईयर में इसका, तो कुछ बेसिक पॉइंट है वो याद रखो। जैसे लिखा है कहीं इंटीग्रेशन डी है, इसका मान हो जाएगा ए। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स पे, इसका मान हो जाएगा एक्स। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन डी वाई, तो इसका मान हो जाएगा वाई। मतलब सरल भाषा में पहली चीज डी के साथ जो अक्षर लिखा होता है, किसी चीज का समाकलन उसी के सापेक्ष होता है। अगर डी के साथ टी लिखा है तो इसका मतलब टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। डी के साथ जेड लिखा है तो इसका मतलब जेड के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अगर डी के साथ एक्स लिखा है तो एक्स के सापेक्ष हो रहा है। लेकिन कहीं अगर लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका मतलब है कि इसका समाकलन क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा एक्स। अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन डी वाई, तो आंसर क्या होगा वाई। इंटीग्रेशन डी जेड, तो आंसर क्या होगा जेड। क्यों, वाई वाई वाई, व्हाट इज द रीजन। इसका सीधा सा रीजन बेटा ये है, इसका आंसर इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कोई डिजिट नहीं, तो कितना होता है 1, और 1 का समाकलन हो जाएगा वही जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब dx का होगा x। क्यों, इसके सफिक्स में यहाँ पे सॉरी इसके साथ में कोई डिजिट है नहीं है, कितना है 1, तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं फिर वही संख्या उसका समाकलन हो जाता है। इंटीग्रेशन dy
बाई। क्यों? इसमें यहाँ पे मल्टीपल में कोई नंबर नहीं, तो इसका गुणांक कितना? 1। इस 1 का समाकलन बाई हो गया, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? बाई। इंटीग्रेशन dz का समाकलन क्या होगा? z, क्योंकि इसके मल्टीपल में कोई नंबर नहीं, तो कितना? 1। याद रहे, समाकलन की कुछ ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लागू होती हैं, जो टाइम टू टाइम आपके हेडिंग्स में जैसे आएंगे हम बताते रहेंगे। याद रहे, समाकलन विधि का प्रयोग केवल बहुत सी कठिन चीज़ों को सरल बनाने के लिए किया गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से हमसे जुड़ने की कोशिश करें, आपको जरूर लाभ होगा।